हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए थे एन फैक्टर पर बेस्ड। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एन फैक्टर निकालते हुए कैसे रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो हमने डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने फिर से एन फैक्टर निकालने के मेथड्स डिस्कस किए थे। 3 रिडॉक्स रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे, जिसमें 3 केसेस में पहले ले चुका था स्टार्टिंग में। 4th केस हमने लास्ट क्लास में लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी ऐसे सब्सटेंस का एन फैक्टर निकालना है जो पार्शियली ऑक्सीडाइज या पार्शियली रिड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हमें रिएक्शन को पूरा बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम उसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं। अदरवाइज एन फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो अगेन एन फैक्टर तो हम निकाल लेंगे उस तरीके से, लेकिन उसको बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करने वाले, क्योंकि रिएक्शन अगर बैलेंस्ड होगी तो फिर क्वेश्चन हम किससे सॉल्व कर देंगे, मोल कॉन्सेप्ट से। उसी में एक केस और आता है, केस 5, जिसे आप कह सकते हो। ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ना तो उनका रिडक्शन होता है ना ही ऑक्सीडेशन। तो एन फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस involved in redox reaction but do not undergo either oxidation or reduction. Do not undergo either oxidation or reduction. जैसे लास्ट क्लास का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं। इस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया था KMnO4 प्लस HCl। इसको हमने बैलेंस किया था, ये 2 टाइम्स, ये 16 टाइम्स यहां पर आया था, ट्वाइस MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस ट्वाइस KCl एंड देन 8H2। और इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे? 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, जिससे हमने निकाला था इसका एन फैक्टर जो है 10 डिवाइडेड बाय 60। यहां पर इस HCl का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें KCl और H2O का, यहां पर अगर हमें इन दोनों के एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, KCl में किसी का भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, H2O में किसी का भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो अगर हमें इनका एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, KCl का एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो भी वही तरीका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 5। अगर आपको H2O का एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो 10 डिवाइडेड बाय 8। पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो ये यहां पर इनके एन फैक्टर होंगे। तो फिर से वही बात, रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। बिना रिएक्शन को बैलेंस किए हुए आप इनके एन फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ऐसा नहीं कि आप कोई और तरीका लगा दो कि सर HCl का एन फैक्टर तो आपने कहा था एसिड बेस है, एसिड बेस के लॉजिक से, वो एसिड बेस रिएक्शन थी, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है, एसिड बेस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट अलग है, तो ये याद रखना। एंड लास्ट केस, केस 6, फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जैसे NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस H2, जहां पर कोई कंपाउंड जो है वो अपने एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगेन कह सकते हो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में एक ही कंपाउंड होगा, तो वैसे इन रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इन्हें बैलेंस कर सकते हो। तो अगर जहां तक क्वेश्चंस की बात है वो तो हम मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, लेकिन यहां पर भी अगर हमें इनका एन फैक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालें, इसकी जरूरत अभी यहां पर ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी कि हमें, अभी तो ठीक है हम केवल एन फैक्टर निकाल रहे हैं, तरीका मैं बता रहा हूं, यूज नहीं होगा। तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालें? तो एक तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही कंपाउंड में 2 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से एक का रिडक्शन होता है और एक का ऑक्सीडेशन होता है। जबकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन और डीकंपोजिशन में डिफरेंस क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन में उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, उसी का रिडक्शन होता है, जबकि डीकंपोजिशन में ऑक्सीडेशन किसी और का होता है, रिडक्शन किसी और का होता है। जैसे यहां पर हम देखें तो नाइट्रोजन यहां पर ऑक्सीडाइज हो रही है और हाइड्रोजन का यहां पर रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पर
हमें अगर इनका n फैक्टर निकालना है तो बड़ा सिंपल सा फंडा, पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो चेक करो। अब यहां पर या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप नाइट्रोजन से कैलकुलेट करो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, किसी एक से, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्या है, जिन इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन लूज कर रहा है उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है। नाइट्रोजन जिनको लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन उन्हीं को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकालो, कैसे निकाले, तो पर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कितना है, 1, -3 से कहां गया 0, तो एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, 3। एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इस मॉलिक्यूल में एक ही नाइट्रोजन है, यानी आप कह सकते हो कि पर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यानी पर मॉलिक्यूल भी 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। हाइड्रोजन से भी यही आंसर है, एक हाइड्रोजन +1 से 0 में, एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है, 3, तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन, तो n फैक्टर 3। अगर हमें n2 का n फैक्टर निकालना है, तो क्या करो, वापस वही तरीका, एक नाइट्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन, 3, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल एक नहीं 2 नाइट्रोजन है, इसीलिए इसका n फैक्टर 6। यहां पर इसका n फैक्टर, एक हाइड्रोजन के लिए चेंज 1 का, H2 3 से कोई मतलब नहीं, बैलेंस मत करो, इसको हटा दो। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, चेंज कितने का, 2 का, n फैक्टर। एक एग्जांपल और ले, H2O converting into H2 plus O2, हाइड्रोजन H2O से H2 और O2 बन रही, हाइड्रोजन +1 से 0, हाइड्रोजन का रिडक्शन, ऑक्सीजन का -2 से 0 ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। चलिए देखते हैं क्या होगा। पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, एक हाइड्रोजन के लिए चेंज 1 का, तो 2 हाइड्रोजन के लिए चेंज 2 का, n फैक्टर इसका 2। ऑक्सीजन -2 से 0, एक ऑक्सीजन के लिए चेंज 2 का, एक ही ऑक्सीजन है इसलिए n फैक्टर भी वही 2। यहाँ पर 1 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन के लिए चेंज 1 का, 2 के लिए 2 का, और यहाँ पर इसका n फैक्टर भी कितना आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन एटम है, एक के लिए 2 का चेंज, तो 2 के लिए 4 का चेंज। ठीक है, तो ये कुछ और केसेस है, 3 केसेस जो लास्ट क्लास में एक और यहाँ पर मैंने बताया। तो केस नंबर 4, 5, 6 उसका यूज नहीं है, क्योंकि रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो जो हमारे यूजफुल केसेस है, तो केस 1, 2 और 3 है। देखो ओवरऑल वापस से अगर आप इसको थोड़ा सा कंक्लूड करोगे ना, तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन जो मैंने आपको पहले बताए थे, एसिड और बेस के n फैक्टर, उनका कोई ज्यादा यूज होता ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन को हम इजीली बैलेंस कर लेते हैं। तो मेनली जो यूज है वो रिडॉक्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस का है, उसको आपको केयरफुली चेक करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, मेनली जो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, उनमें जो वेरिएशन आ रहा था वो n फैक्टर का ही था, कि n फैक्टर के रूल्स चेंज हो रहे थे। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जहां पर एक मिक्सचर था, मिक्सचर के अंदर 2 कंपोनेंट थे, दोनों हो सकता है दोनों रिएक्ट करे या दोनों में से कोई एक रिएक्ट करे, वो क्वेश्चंस हमने किए थे। इसी में अब मैं आपको और क्वेश्चंस बता रहा हूं। अब कॉन्सेप्ट तो वही है, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। फॉर लिखिए कोई क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स से A + B रिएक्ट करके कोई कंपाउंड I + C बना, ये एक इंटरमीडिएट बना, और ये इंटरमीडिएट जो है वो किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट बना रहा है, यानी यहां पर ये जितना इंटरमीडिएट बना है, हम कह रहे हैं इसको हमने यहां पर बाहर निकाला, यहां पर यूज किया, और इसको फिर किसके साथ रिएक्ट करवाया, D के साथ। आपको A के इक्विवेलेंट्स पता है लेट्स से, तो या A की कॉन्सेंट्रेशन या A के मोल्स पता है, तो आपको D के या F के मोल्स या मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, या उल्टा हो सकता है, मान लीजिए आपको D के मोल्स पता है या D का मास पता है, तो A का मास या A के मोल्स निकालने, कैसे करें। तो यहां पर लेट्स से मैं कहता हूं इसके E1 इक्विवेलेंट्स है, तो डेफिनेटली इसके भी इसके साथ E1 रिएक्ट करेंगे, और इसके भी कितने बनेंगे, E1 इक्विवेलेंट्स, इसके भी E1 ही बनेंगे।
और अब ये जितना भी इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है हम कह रहे हैं उसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पर इसके इवन इक्विवेलेंस है, तो यहाँ पर भी इसके इवन ही होंगे। हाँ ये कंफर्म है, जितना इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है उतना हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी लेट्स से अगर 100 ग्राम बना तो 100 ग्राम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, 200 ग्राम बना तो 200 ग्राम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी ये कंफर्म है कि अगर ये यहाँ पर W1 ग्राम बन रहा है तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भी W1 ग्राम है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ इवन इक्विवेलेंस है, तो क्या यहाँ पर भी इवन इक्विवेलेंस ही होंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिएक्शन बदलने पर n फैक्टर बदल जाते हैं। मास जितना यहाँ होगा उतने ही यहाँ होगा, मोल्स जितने यहाँ होंगे उतने ही यहाँ होंगे, लेकिन इक्विवेलेंस उतने हो ये जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा इनके n फैक्टर्स पर। अगर यहाँ और यहाँ इस इंटरमीडिएट का n फैक्टर सेम है तो यहाँ जितने इक्विवेलेंस है उतनी आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन अगर n फैक्टर अलग है तो इक्विवेलेंस बराबर नहीं होंगे। फिर कैसे करेंगे? तो अगर n फैक्टर मान लीजिए यहाँ पर n1 है, यहाँ पर n फैक्टर n2 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसके इक्विवेलेंस को पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। तो किससे डिवाइड करोगे? n फैक्टर से। किससे डिवाइड करोगे? n फैक्टर से। E1 अपॉन n1, ये क्या आ गए? इनके मोल्स आ गए। अब हम कह रहे हैं कि ये सारे मोल्स हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तो E1 अपॉन n1 ये क्या आ गए? मोल्स। E1 अपॉन n1 मोल्स आ गए। अब वापस से इसको किस में कन्वर्ट करो? इक्विवेलेंस में। तो E1 अपॉन n1 इंटू n2 इक्विवेलेंस, ये इसके इक्विवेलेंस हो। अगर n1 n2 बराबर है तो यहां पर भी इवन इक्विवेलेंस आ जाएंगे, और अगर n1 n2 अलग हुए यानी यहां और यहां इसका n फैक्टर अलग हुआ तो इक्विवेलेंस यहां और यहां अलग होंगे। अब ये इक्विवेलेंस आ गए, इतने ही इक्विवेलेंस कह सकते हो किसके होंगे? f के ही होंगे। करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा समझ में। और सोचो अगर आप यहाँ और यहाँ इनके n फैक्टर्स बराबर हुए तो इसके इवन इक्विवेलेंट्स, इसके भी इवन, इसके भी इवन इक्विवेलेंट्स है, फिर इसके भी इवन होंगे, इसके भी इवन होंगे, इसके भी इवन होंगे, यानी सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे अगर कनेक्टिंग एलिमेंट्स, कनेक्टिंग कंपाउंड का n फैक्टर सेम है। अगर इसका n फैक्टर दोनों जगह सेम है तो दोनों के n फैक्टर सेम है, तो इन सभी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स भी सेम होंगे। राइट? चलिए क्वेश्चन करते हैं। 20 ml ऑफ यहां पर ये जो टाइट्रेटेड वर्ड है, चलिए इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। टाइट्रेशन वर्ड्स से इसको समझ लेते। टाइट्रेशन क्या होता है? लेट्स से ये बीकर में कोई सॉल्यूशन है, लेट HCl का सॉल्यूशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं? ब्यूरेट में जनरली अगर एसिड है तो यहाँ कोई बेस हम लेंगे और धीरे धीरे इस HCl के सॉल्यूशन में बेस डाला जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप 1 ml, फिर 1 ml, फिर 1 ml, इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH हम यहाँ पर डालते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दी टाइट्रेशन, अलग अलग टाइट्रेशन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे हम कह रहे हैं टाइट्रेशन। जो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करो इसी प्रोसेस को कहा जाता है टाइट्रेशन, जिसका पर्पस क्या होता है कि हम इस HCl की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। HCl की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कब तक NaOH ऐड करेंगे? तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम एक इंडिकेटर डालते हैं। एक इंडिकेटर डाला जाता है। क्या होता है ये इंडिकेटर? ये सब बात की बात है, आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं आपको समझाऊंगा
तो ये इंडिकेटर क्या करता है, जैसे ही HCl और NaOH कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं, यानी जैसे ही HCl पूरा कंज्यूम होता है, ये NaOH, ये जैसे HCl पूरा कंज्यूम होता है, ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज शो कर देता है। ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज शो कर देता है। उस पॉइंट पर हम इस प्रोसेस को, जिसे हम कह रहे हैं टाइट्रेशन, इसको रोक देते हैं और ये कह देते हैं कि अभी तक जितना NaOH हमने डाला है वो पूरा किसके साथ रिएक्ट किया है, HCl के साथ, और अब HCl यहां पर नहीं है, तो HCl के इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे, NaOH के बराबर होंगे। यानी जब इंडिकेटर कलर चेंज शो करता है तब आप NaOH और HCl के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर सकते हो। या कोई भी सब्सटेंस, अगर यहाँ पर कोई और सब्सटेंस A है, यहाँ से B डाल रहे हो, तो जब इंडिकेटर कलर चेंज शो करेगा तो हम कह सकते हैं A और B के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो और कोई एक अननोन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन, इसे कहा जाता है टाइट्रेशन, जो कि आप 11th में 12th में स्कूल्स में भी करोगे, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। तो यहां पर ये वर्ड टाइट्रेटेड का मतलब, जब हमने ये प्रोसेस किया तो Na2H2O3 के 30 ml डालने पर कलर चेंज हो गया, 30 ml डालने पर कलर चेंज हो गया। इसका मतलब 30 ml डालने पर Na2H2O3 और इस आयोडीन के इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए, बराबर हो गए। ये आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज थोड़ी मैंने बताई, टाइट्रेटेड वर्ड, और प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। यूज क्या है, किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन करिए, H2O2 की रिएक्शन हो रही है Ki के साथ, साफ साफ लिखा आयोडीन इवॉल्व हो रही है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन, तो H2O2 का रिडक्शन, -1 से -2। और ये जो आयोडीन यहाँ इवॉल्व हुई है, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, Na2H2O3। ये रिएक्शन आप सबको पता ही है, Na प्लस Na2S4। सबसे पहले इनके एन फैक्टर्स निकालो, तो आयोडीन -1 से 0 और यहाँ पर 0 से -1, दोनों जगह इस आयोडीन का एन फैक्टर 2 ही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब एन फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, आप ये कह सकते हो। यहाँ पर भी एन फैक्टर 2, यहाँ पर भी एन फैक्टर इसका 2 ही है। मतलब इसके इक्विवेलेंट्स इसके बराबर होंगे, इसके जितने इक्विवेलेंट्स होंगे उतने इसके होंगे और उतने ही इक्विवेलेंट्स इसके भी होंगे। यानी यहाँ पर हम डायरेक्टली H2O2 के इक्विवेलेंट्स किसके बराबर कर सकते हैं, Na2H2O3 के बराबर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर इसका एन फैक्टर बराबर है, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2H2O3। हाँ, अब इनके एन फैक्टर निकालने पड़ेंगे आपको, तो -1 से -2, लेकिन 2 ऑक्सीजन है इसीलिए इसका एन फैक्टर 2 और इसका एन फैक्टर हम सबको पता ही है 1। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 20 ml, मोलरिटी n, इसका एन फैक्टर 2। इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो 30 ml, 1.5, इसका एन फैक्टर 1। 45 divided by एक और क्वेश्चन करते हैं।
20 ml solution of KiO3 is mixed with excess Ki, liberated iodine, was titrated and required 100 ml 0.4 m hypo Na2H2O3 solution. Find molarity of KiO3. इसको भी रहने देता हूं। करिए, देखिए, सोचिए, रिएक्शन लिखिए। सबसे पहले क्या रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन लिखिए, फिर वहां पर इनके एन फैक्टर्स निकालिए, एन फैक्टर्स निकालिए और चेक करिए आयोडीन का एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम है या नहीं है। चलिए, आई थिंक सबको पता ही है। डिस्प्रोपोर्शनेशन, इधर से देखोगे इधर से देखोगे, कम प्रोपोर्शनेशन बहुत बार कर चुके हैं। इसका एन फैक्टर 5/3, इसका एन फैक्टर 5, यहाँ पर इसका एन फैक्टर 2 और इसका एन फैक्टर 1, यानी आयोडीन का दोनों जगह एन फैक्टर सेम नहीं है। अगर एन फैक्टर सेम नहीं है तो अब आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके इक्विवेलेंट्स निकालते हैं, तो 100 इंटू 0.4, इसका एन फैक्टर 1, तो 40 मिली इक्विवेलेंट कह सकता हूं। इसके भी 40 मिली इक्विवेलेंट्स ही होंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये इक्विवेलेंट्स यानी आयोडीन यहाँ से यहाँ आ रही है, बट यहाँ 40 मिली इक्विवेलेंट्स है, इसका मतलब यहाँ 40 मिली इक्विवेलेंट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एन फैक्टर दोनों के अलग अलग। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन मिली इक्विवेलेंट्स को पहले किस में कन्वर्ट करो, मोल्स में। तो इसका एन फैक्टर 2 है, तो 20 मिलीमोल्स, 20 मिलीमोल्स। यहां पर भी इसके 20 मिलीमोल्स। अब वापस से इनको किस में कन्वर्ट करो, इक्विवेलेंट्स में। तो इंटू 5/3, ये क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट्स। और इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, KiO3 के होंगे। तो इसको अब मैं किसके बराबर कर सकता हूं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KiO3। और KiO3 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 20 इंटू m हमें निकालना है। और KiO3 का एन फैक्टर +5 से 0, 5, तो ये 100, यानी 20 से 20 कैंसिल आउट, 5 से
5 cancel out, so m equals to 1. ये दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस आपको देखना है। इस क्वेश्चन में यहाँ और यहाँ एन फैक्टर सेम था, तो इसके और इसके इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दिए हमने, इसके इक्विवेलेंट्स डायरेक्ट इसके बराबर कर दिए, लेकिन यहाँ पर इसके और इसके इक्विवेलेंट्स आप इक्वेट नहीं कर सकते हो। पहले इसके इक्विवेलेंट से इसके इक्विवेलेंट्स, फिर इसके इक्विवेलेंट से इसके मोल्स, फिर इसके मोल्स, फिर इसके, या उल्टा इसके इक्विवेलेंट से इसके इक्विवेलेंट्स, फिर इसके मोल्स निकाले, फिर इसके मोल्स से इसके मोल्स निकाले, फिर वापस इसको इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया और फिर इसके इक्वेट किया। यानी अगर कनेक्टिंग एलिमेंट के एन फैक्टर सेम है, मान लो बहुत सारी रिएक्शन है, 10 रिएक्शन है, और जो कनेक्टिंग एलिमेंट है, कनेक्टिंग सब्सटेंस है, उन सबके अगर एन फैक्टर सेम है, तो फर्स्ट रिएक्शन में जितने इक्विवेलेंट्स होंगे, फर्स्ट रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस के जितने इक्विवेलेंट्स होंगे, बाकी रिएक्शंस में भी सभी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स उतने ही होंगे। यानी सबके इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे आपको, एक के पता चले बाकी सबके पता चल जाएंगे, फिर आप सबको मोल्स में कन्वर्ट करके उनका मास निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ब्यूटी ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट यहाँ पर है कि एक साथ आपको सारे आंसर्स पता चल जाएंगे, प्रोवाइडेड सबके एन फैक्टर सेम होने चाहिए। हाँ, लेकिन जेई में ऐसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आए, ऐसे क्वेश्चंस भी आए जब इन दोनों के एन फैक्टर सेम थे, और ऐसे क्वेश्चंस भी आए जिनमें इन दोनों के एन फैक्टर्स डिफरेंट थे। तो ये कॉन्सेप्ट है, और कुछ भी नहीं है अलग। एन फैक्टर निकालने के तरीके पता होने चाहिए आपको अलग अलग, और आपको कहाँ एन फैक्टर कैसे यूज करना वो पता होना चाहिए, और कहीं पर भी कुछ अलग नहीं। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, यहाँ पर अभी 2 रिएक्शन है, मैं एक रिएक्शन और बढ़ाऊंगा, 3 स्टेप हो जाएगी। यहाँ पर आप इक्विवेलेंट से मोल्स कर रहे हो, फिर हो सकता है आगे भी आपको इसी तरह से करना पड़े, तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ी जा सकती है। यानी जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही होगा जो मैंने आपको यहाँ बताया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। An equimolar mixture of FeO and Fe3O4 was mixed with 100 ml 0.15 and K2Cr2O7. Excess oxidant was titrated and required 50 ml of .4 and Fe+2 solution. Find moles of each in original mixture. इन ओरिजिनल मिक्सचर इसके कितने मोल्स होंगे वो निकालना। इक्विमोलर मिक्सचर
पहले तो ये देखो क्या K2CR2O7 दोनों से रिएक्ट करेगा। यस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe को +2 से +3 और यहाँ पर भी आयरन जो है 8/3 में है तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकते, तो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। FeO से Fe+3, Fe3O4 से भी Fe+3। K2CR2O7 का एंड फैक्टर आप सबको पता ही है, बहुत बार हम यूज कर चुके हैं। +6 से +3 एंड फैक्टर इसका, एक के लिए चेंज 3 का, 2 के लिए 6 का। इसका एंड फैक्टर 1, 8/3 से 3, तो इसका एंड फैक्टर जो है वो 1/, चेंज कितने का मैं यहां लिख देता हूं 1/3 का, लेकिन तीन आयरन है यहाँ पर, तो एन फैक्टर इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। मान लेते हैं x स्मॉल से इसके भी x, तो इसका x इंटू 1 एन फैक्टर, इसके भी x स्मॉल इंटू एन फैक्टर 1। इतने इक्विवेलेंट्स इन दोनों के हैं, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों के इक्विवेलेंट्स का सम आ गया, बट अब जो K2CR2O7 हम डाल रहे हैं वो सारा इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। उसमें से कुछ पार्ट जो है लिखा हुआ एक्सेस ऑक्सीडेंट जो है वो वापस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Fe+2 के साथ कर रहा है। यानी जितने इक्विवेलेंट्स हम डाल रहे हैं इसके इक्विवेलेंट्स, वो सारे इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, उसमें से कुछ Fe+2 के साथ भी कर रहे। तो जितने Fe+2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उनको माइनस करना होगा। अब Fe+2 के साथ कितने रिएक्ट कर रहे हैं, जितने Fe+2 के इक्विवेलेंट्स हैं, जितने Fe+2 के इक्विवेलेंट्स हैं, तो यहां पर क्या करना होगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ K2CR2O7 एडेड जो हमने डाले हैं माइनस इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+2 रिक्वायर्ड, Fe+2 रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि जो K2CR2O7 हम डाल रहे हैं उसमें से कुछ इसके साथ रिएक्ट कर, यानी ये माइनस करना होगा, ये माइनस करना होगा यहां पर, तो यहां पर x इंटू 1, तो 2x लिख देता हूं इसको, तो 2x, ये माइनस में इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, प्लस हो जाएगा, कितना है 50 इंटू 0.4, इसका एन फैक्टर 1 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ K2CR2O7 एडेड 100 इंटू 0.15 इंटू 6। इनफैक्ट अब आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो, एक तरह से ओवरऑल क्या हुआ, जितने जो भी हमने K2CR2O7 डाला था वो FeO के साथ रिएक्ट करा, Fe3O4 के साथ करा, और जो बचा हुआ वो इसके साथ, यानी कुल मिला के K2CR2O7 जो हम डाल रहे हैं वो इन तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इक्विवेलेंस ऑफ K2CR2O7 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ FeO प्लस इक्विवेलेंस ऑफ Fe3O4 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ Fe+2। इन तीनों के इक्विवेलेंस का सम कर दो, उतने ही इक्विवेलेंस किसके होंगे, K2CR2O7 के होंगे, वही हो रहा है इक्विवेलेंस ऑफ Fe+2, और ये इन दोनों के इक्विवेलेंस का सम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 यानी 90, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 2x, तो x इक्वल्स टू 30 मिली मोल्स। केवल क्वेश्चंस और कुछ भी नहीं है, ये केवल क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी से टॉपिक देखोगे तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में इस टॉपिक को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ मिक्स, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन है। 11th में ये टॉपिक है, लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है। तो दोनों टॉपिक मुझे लगता है अलग अलग है, रिडॉक्स का ये एन फैक्टर, लेकिन ये पार्ट कोई बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं है। तो एनसीईआरटी में जो ये टॉपिक है उसमें बहुत ज्यादा हद तक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे रखी, जो कि 12th का टॉपिक है। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो sample containing
Mn3O4 was oxidized into MnO4 minus by fused peroxide. Fused peroxide and volume is increased to 1 liter. 100 ml of this solution titrated and required 25 ml 0.4 m Fe+2 solution in acidic medium. Find moles of Mn3O. लैंग्वेज है केवल, और कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज को समझना है हमें देखना कि किसकी इंपॉर्टेंस है, कौन से वर्ड की हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, कौन से वर्ड की इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं इस पेरोक्साइड, फ्यूज्ड पेरोक्साइड वर्ड का, ठीक है, कोई यूज नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पेरोक्साइड से जैसे H2O2 हो गया, इसके थ्रू हम Mn3O4 को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, बट ये पेरोक्साइड कौन सा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इवन एक पॉइंट में बता दूं, अब इस क्वेश्चन के अंदर जैसे Mn3O4 है, इसे क्या बना रहे हैं MnO4, यहां पर कुछ और सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं। अगर यहां से यहां हम जा रहे हैं और इस MnO4 माइनस को फर्दर किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, Fe+2 के साथ, Fe+3 और ये Mn+2। हमें इसके मोल्स निकालने हैं, हमें इसके मोल्स निकालने, इससे MnO4 माइनस बन रहा है, MnO4 माइनस यहां यूज हो रहा है। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट आता है कि अगर हमें इसके मोल्स निकालने से इसके x मोल है जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, इसके हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ हम इसके रिएक्शन करवा रहे हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब इसके x मोल है, अब बहुत बार क्या होता है, हम इसके x मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे ये निकालने के लिए भी हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब थोड़ा सोचो, इसके मोल से अगर इसके मोल्स निकालने तो इसमें कौन सा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, देखो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि MnO4 प्लस HCl Mn+2 प्लस Cl। अगर मुझे इसके मोल्स पता है और मुझे Cl2 के मोल्स निकालने हैं, या इसके मोल्स पता है और ये देखना इसके साथ कितना HCl रिएक्ट करेगा, तो मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाऊं। लेकिन इसके मोल से इसके कितने बनेंगे, ये तो साफ दिख रहा है, इसके एक मोल से इसका एक मोल ही बनेगा। ये तो Mn से Mn का, इसका एक मोल तो इसका एक मोल ही बनेगा। इससे इसको रिलेट करना है तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाओ, इससे इसको रिलेट करना है तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाओ। यानी अगर इसके x मोल है तो इसके तो कितने बनेंगे, 3x ही बनेगा ना Mn के अकॉर्डिंग।
MnO4 है और हमें पता है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है MnO4 माइनस में, तो इसके x मोल से इसके 3x मोल बनेंगे। यहाँ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इसके मोल्स पता है, इसके 3x मोल्स है, अब आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, यहां से यहां तो मोल से सॉल्व कर दो। हाँ, ऐसा नहीं लगा नहीं सकते, लगा तो सकते हो, लेकिन अगर आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाया तो काफी लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके इक्विवेलेंट से इसके इक्विवेलेंट्स निकालो, और सिंस यहां और यहां इसका एन फैक्टर अलग अलग है, यहां पर एन फैक्टर MnO4 माइनस से +2 5 है, यहां एन फैक्टर कुछ और है, तो इसके इक्विवेलेंट से वापस मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो वही आ जाएंगे x से 3x से। होपफुली मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहां पर देख, यानी इसके मोल्स से इसके मोल्स निकालने, तो सीधा सीधा मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अब यहां पर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाओ, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3x इंटू इसका एन फैक्टर 5 Fe + 2। अच्छा, लेकिन अब यहां पर एक और प्रॉब्लम, इस तरह के चेंजेस भी होते हैं। 1 लीटर का सॉल्यूशन था, आगे हम कितने लीटर का क्रिएट करवा रहे हैं 100, तो ये 3x मोल्स तो 1 लीटर में है, हम आगे केवल कितने ml यूज कर रहे हैं 100 ml, तो ऑब्वियसली 100 ml में जो मोल्स होंगे 3x वहां पर है, तो डिवाइड बाय 10 टाइम्स। 1 लीटर में से केवल 100 ml यूज किया तो 10 टाइम्स कम हो गया, तो 3x अपॉन 10 इंटू इसका एन फैक्टर 5, Fe + 2 की कितने कंज्यूम हो रहे हैं 25 इंटू 0.4 इंटू इसका एन फैक्टर 1। ठीक है, इसका सॉल्व करना होगा, ये 5 ये 4 हो जाएगा यहाँ पर 20, तो x = 20 डिवाइड बाय 3। एक और क्वेश्चन कर देते हैं। A sample of chromite of FeO.Cr2O3 was heated with H2O2 after heating water is added to form resultant solution was titrated with 0.1 m and required 20 ml solution. Find moles of FeO.Cr2O3. Find moles of FeO.Cr2O3.
A sample of chromite ore was heated with H2O2. After heating, water is added to form 1 liter solution. अब आपको ये देखना है कि H2O2 क्या कर रहा है, ये H2O2 क्या कर रहा है वो आपको सोचना है। 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया। 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने 50 ml क्या डाल दिया, तो डेफिनेटली H2O2 आप सबको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो यहां पर ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, यस सही कह रहे हो, आयरन को और क्रोमियम को। क्रोम आयरन यहाँ +2 में है, +2 से +3, क्रोमियम +3 से +6। तो प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनेंगे FeO.Cr2O3, इससे Fe+3 और क्रोमियम +6। अब हमने क्या किया, जो सॉल्यूशन बना है Fe+3 और क्रोमियम +6, उसको फिर किसके साथ मिक्स किया, Fe+2 के साथ, और जो बचा हुआ Fe+2 था उसको फिर किसके साथ रिएक्ट करवाया, K2Cr2O7 के साथ। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो Fe+2 हमने मिक्स किया है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो Fe+3 और क्रोमियम +6 है, तो ये जो Fe+2 हमने डाला वो इन दोनों में से किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली Fe+3 के साथ तो नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो हमने Fe+2 यहाँ डाला है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इस क्रोमियम +6 के साथ। ये जो Fe+2 हमने डाला है वो इस क्रोमियम +6 को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, क्रोमियम +3, और Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जो बचा हुआ Fe+2 है इसको हम फिर और किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, K2Cr2O7। ये Fe तो ऑलरेडी +3 में है, Fe को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, तो ये बचे हुए Fe+2 को हम इस K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। यानी ये जो Fe+2 हमने यहाँ डाला है ये इस क्रोमियम +6 के साथ रिएक्ट कर रहा है और K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब मान लेते हैं यहां पर इसके x मोल्स है, यहां पर अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं, इसके x मोल है, हमें इसके मोल से मतलब है, Cr2 है तो इसके डेफिनेटली कितने मोल्स होंगे, 2x। इसके x होंगे लेकिन अभी हमें इससे मतलब इसके 2x मोल्स होंगे। अब इसके 2x मोल्स हैं, हाँ लेकिन वो कितने लीटर में, 1 लीटर में। हम केवल कितना आगे यूज कर रहे हैं, 50 ml, तो कितना 1/20, तो इसको किससे डिवाइड करूंगा, 20। 50 ml 1/20, ये क्रोमियम के मोल्स हो गए। अब इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, Fe+2, और Fe+2 इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो ये कह सकता हूं इक्विवेलेंस ऑफ Fe+2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ क्रोमियम +6 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7। इक्विवेलेंस ऑफ Fe+2 कितने डालें, 100 ml इंटू 0.5 इंटू n फैक्टर इसका 1। इक्विवेलेंस ऑफ क्रोमियम +6 तो 2x अपॉन 20 इस क्रोमियम का n फैक्टर 3 +6 से +3 तो n फैक्टर 3 प्लस K2Cr2O7 के इक्विवेलेंस 0.1 इंटू 20 और इसका n फैक्टर 6। ये कितने हो जाएंगे, 50, ये 12, 50 माइनस 12, 6 डिवाइड बाय 20 इंटू x, ये कितना हो गया 38 इंटू 20 अपॉन 6। ये इसकी वैल्यू जो भी आ रही सॉल्व कर सकते हैं। जो भी कट कैंसिल आउट कर सकते। तो क्वेश्चंस इस तरह से हम थोड़ा सा रिएक्शन सोचनी पड़ेगी कि क्या रिएक्शन हो रही है, पॉसिबिलिटीज क्या है, वो हमें यहाँ पर देखना होगा। अगेन यहाँ पर H2O2 का कोई यूज नहीं, ना तो उसके मोल्स दे रखे, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर मैंने इसके मोल से इसके मोल्स लिखे, आगे की इक्वेशंस बना दी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन शीट में दे रखे हैं, इनफैक्ट जेई में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, तो केवल प्रैक्टिस है और थ्योरी कुछ इसमें नहीं। ठीक है, तो ये n फैक्टर से रिलेटेड पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बैलेंसिंग बताऊंगा
जनरली बैलेंसिंग पहले भी बता दी जाती है, बट मेरे को लगता है कि n फैक्टर्स पढ़ने के बाद बैलेंसिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना होता है। ठीक है, थैंक यू।